हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, रुचि सोया का शेयर पिछले 6 महीने में रीलिस्टिंग के बाद से लगभग 50 गुने से ज़्यादा बढ़ चुका है। 8000% से ज़्यादा स्टॉक ने रिटर्न दिया है। इस शेयर में जो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, इसका जो पूरा बेनिफिट है, मैक्सिमम बेनिफिट अगर किसी को मिलेगा तो वो उस कंपनी के प्रमोटर हैं। किस तरह से प्रमोटर को इस कंपनी का पूरा बेनिफिट मिला है, जो मूव आया है, कैसे प्रमोटर असली मलाई खाने वाले हैं, ये पूरा खेल इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं। कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट फ्राइडे को डिक्लेयर किए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि रिजल्ट कैसे हैं। जिन्होंने ये स्टॉक नीचे के लेवल पे लिया है या डीलिस्टिंग से पहले का खरीदा हुआ है, उन्हें अब क्या करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे और क्या फ्रेश पोजीशन इस स्टॉक में बनाई जा सकती है। आज हर पैरामीटर पे हम इस स्टॉक को एनालाइज करने वाले हैं। जब पतंजलि ने फ्रेंड्स इस कंपनी का एक्विजिशन कर लिया, तो पतंजलि ने एक्विजिशन के बाद में कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल को 99% घटा दिया। 66.82 करोड़ से घटा के 66.82 लाख कर दी। इसका क्या रिजल्ट हुआ कि जिन्होंने डीलिस्टिंग से पहले शेयर लिए हुए थे, रीलिस्टिंग के बाद उनके शेयर घट के 100 से 1 रह गए। जिनके 1000 शेयर थे वो घट के 10 शेयर रह गए। 100 शेयर के बदले उन्हें रीलिस्टिंग जो एंटिटी हुई है उसका 1 शेयर मिला। इस रिस्ट्रक्चरिंग के बाद में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बढ़ के 99% के आसपास हो गई और जनरल पब्लिक के पास सिर्फ 1% के आसपास की होल्डिंग रह गई। मार्च 2020 का जो इसका स्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो है 29 करोड़ के आसपास शेयर इशूड हैं, सिर्फ उसमें से 28 लाख शेयर जनरल पब्लिक के पास है। बाकी 99% के आसपास की होल्डिंग पूरी की पूरी प्रमोटर के पास है। 13 नवंबर 2019 को स्टॉक डीलिस्ट हुआ था, ₹3.35 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था और रिलिस्ट हुआ 28 जनवरी को ₹17.85 पे। पर जिनके पास डीलिस्टिंग से पहले शेयर था उनका प्राइस बढ़ के हो गया 335, क्योंकि 100 शेयर के बदले उनका 1 शेयर रह गया। आप मान के चलिए कि उनकी खरीद प्राइस जो ₹3.35 थी, उससे 95% के डाउन पे लिस्ट हुआ उनके लिए, क्योंकि उनके नंबर ऑफ शेयर्स घट के सिर्फ 1% रह गए, 100 शेयर के बदले 1 शेयर। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर प्रमोटर के पास ही पूरी होल्डिंग थी। एक्विजिशन के बाद में कुछ शेयर इन्होंने नॉन प्रमोटर को इशू किए ₹7 के रेट पे, और आप देखिए कि आज इसका रेट ₹1519 है फ्राइडे की क्लोजिंग का। तो नॉन प्रमोटर को जिस रेट पे वहाँ शेयर इशू हुए थे, कितना मोटा प्रॉफिट उन्होंने वहाँ पे कमाया, क्योंकि सिर्फ 28 लाख शेयर मार्केट में फ्लोटिंग के लिए अवेलेबल थे रीलिस्टिंग के पास ट्रेडिंग के लिए। उसमें भी सारे शेयर उनके पास थे जिन्होंने डीलिस्टिंग से पहले लिया हुआ है। उनके लिए तो ऑलरेडी 95% का लॉस था जब डीलिस्ट हुआ है, तो वो तो इतने लॉस में नहीं बेचेंगे। इस शेयर को इतना जो मूव आया है उसमें हार्डली ही कोई ले पाया होगा, अगर ले भी पाया होगा तो कितने वॉल्यूम ले पाया होगा, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जो फ्री शेयर थे वही बहुत कम थे। यहाँ पर ये शेयर बढ़ता गया और अगर आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट किसी को ज़्यादा मिला ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने डीलिस्टिंग के पहले लिया था उनकी कॉस्ट ऑलरेडी ₹335 थी। जब ये ₹335 पहुंचा तब वो नो प्रॉफिट नो लॉस में आए होंगे। ₹700 के आसपास इसका एक बार सर्किट ब्रेक हुआ है, वहाँ हो सकता है किसी ने शेयर को बाय किया हो। उससे पहले तो सर्किट पर वॉल्यूम इतनी कम थी कि हार्डली स्टॉक को कोई बाय कर पाया होगा। आप इस चीज़ को समझिए कि सेबी का जो रूल है बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन के बाद में, वहाँ सेबी ने कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए हैं कि जब वो रिलिस्ट होगी कंपनी तो प्रमोटर को 18 महीने के अंदर 10% के आसपास स्टेक कम करनी है और 3 साल में 25% स्टेक घटा के 75% तक लानी है। कंपनी ने उसका बेनिफिट लिया, 99% स्टेक अपने पास करी इक्विटी को डाइल्यूट करके और सिर्फ 1% जनरल पब्लिक के पास में। इक्विटी डाइल्यूट होने की वजह से कंपनी की डेवैल्यूएशन हुई, कंपनी लिस्ट हुई बहुत कम रेट में, वहाँ से शेयर ने वन वे स्पाइक दी, क्योंकि प्रमोटर चेंज हुए हैं, प्रमोटर बहुत एफिशिएंट है। अब आप देखिए कि ₹1507 के आसपास इसका मार्केट प्राइस है। अब आने वाले 6 महीने डीलिस्टिंग को हो चुके हैं, आने वाले टाइम में प्रमोटर को अपनी स्टेक ऑफलोड करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी सेबी को कंप्लाई करने के लिए, सेबी नॉर्म्स को। तो आप देखिए कि 10% आने वाले 1 साल में और 15% उसके बाद में। प्रमोटर को उस टाइम जो शेयर इशू हुए थे वो ₹2 3 पे हुए थे। तो कितना मोटा प्रॉफिट प्रमोटर अब कमाने वाले हैं अपनी स्टेक को सेल करके। प्रमोटर की जो स्टेक है वो करंट प्राइस से अगर 10 20 30 40% डिस्काउंट पे भी होती है, ₹1000 ₹800 के आसपास भी होती है, तो भी आप सोचिए कितना गुना प्रॉफिट यहाँ प्रमोटर्स को मिलने वाला है, क्योंकि स्टेक तो उनको ऑफलोड करनी ही पड़ेगी।
और किस तरह की वेल्थ उन्होंने क्रिएट करी है, किस तरह का पैसा प्रमोटर यहाँ कमा गए हैं, पूरा का पूरा जो मलाई थी वो प्रमोटर खाने वाले आने वाले टाइम में। कंपनी की जो ज़बरदस्त तेजी आई है इस टाइम में, उसने रुचि सोया को मोस्ट टॉप 100 वैल्यूड कंपनीज में ला दिया है। करंटली कंपनी के मार्केट कैपिटल 46,000 करोड़ के आसपास है और ये 60th मोस्ट वैल्यूड कंपनी है इंडिया की। कंपनी ने मैरिको के मार्केट कैपिटल को भी पीछे छोड़ दिया है। मैरिको से इसका एक डायरेक्ट कंपैरिजन इसलिए है क्योंकि दोनों ही कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की हैं और मैरिको भी एडिबल ऑयल में सफोला ब्रांड को ओन करती है और रुचि सोया भी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिबल ऑयल मेकर है। रुचि सोया के मैं आपके सामने जो Q4 के रिजल्ट आए हैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। नेट लेवल पर 41 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 32 करोड़ का इनको प्रॉफिट था। सेल्स मार्जिनली 1.5% के आसपास बढ़ी है, 3190 करोड़। पिछले साल इसी क्वार्टर में 3100 करोड़ के आसपास की सेल थी। यहाँ ध्यान से समझना, फुल ईयर प्रॉफिट जो है इनका वो 10,000% के आसपास की ग्रोथ दिखा रहा है। 7672 करोड़ रुपए बढ़ा है अगेंस्ट 76 करोड़ जो लास्ट ईयर था। पर यहाँ फ्रेंड 7466 करोड़ का एडजस्टमेंट है। बैंकरप्सी रेजोल्यूशन के बाद में जो प्रोसीड्स कंपनी को मिली है वो उनके P&L में एक्सेप्शनल गेन में शो कर रहा है दिसंबर क्वार्टर के। इसकी वजह से 7500 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट एक्सेप्शनल गेन में है, वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नहीं है। उसको हटा देंगे तो नेट लेवल पर 200 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट है और पूरे साल की सेल 13,000 करोड़ के आसपास है। मार्जिनली उसमें ग्रोथ आई है। मार्च 2020 की बैलेंस शीट पे 4,000 करोड़ के आसपास की डेट है। फाइनेंशियल रिजल्ट जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं उसमें 94 करोड़ के आसपास की इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट आई है। अगर मैरिको से मैं इसका कंपैरिजन करूं तो मैरिको की सेल जो है 7,300 करोड़ के आसपास है, जिस पर उन्होंने 1,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया। FY20 की बात कर रहा हूँ। रुचि सोया की जो नेट सेल है वो 14,000 करोड़ के आसपास थी, जिसमें 211 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है। मैंने वन टाइम गेन जो 7447 करोड़ का इसको एक्सक्लूड किया है। यहाँ पे अगर हम EPS के उस लेवल पर पैरामीटर पे हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि नेट लेवल पर कंपनी मार्जिनल प्रॉफिट में है, लॉस में है और काफ़ी सारे एडजस्टमेंट है। हमें यहाँ पर हमने सेल्स टू मार्केट कैपिटल में अगर हम कंपैरिजन करें तो सेल्स टू मार्केट कैपिटल के हिसाब से 13-14 हज़ार की मार्केट कैपिटल है, वो सेल्स है और 45,000 की मार्केट कैपिटल। समहाउ वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, पर इसकी रियल वैल्यू तभी पता लगेगी जब प्रमोटर अपनी स्टेक को ऑफलोड करेंगे। हमें ये चीज़ देखनी होगी कि प्रमोटर किस रेट पे अपनी स्टॉक को ऑफलोड कर रहे हैं। वो OFS लेके आ रहे हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल शेयर इशू कर रहे हैं। देखना होगा किस तरह से प्रमोटर अपनी स्टेक सेल करते हैं, वहाँ पर बिड किस रेट पे आती है, तभी इस कंपनी की जो फेयर वैल्यू है वो पता लगेगी। कंपनी के पास अभी सिग्निफिकेंट डेट है, पर जिस तरह से कंपनी की मार्केट कैपिटल बढ़ी है वहाँ प्रमोटर अगर आने वाले टाइम में सेबी नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए अपनी स्टॉक को ऑफलोड करते हैं तो बहुत फेयर चांसेस हैं, बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में पूरी तरह से डेट फ्री हो जाए। तो यहाँ पर जो है वैल्यूएशंस को लेके, फ्यूचर को लेके कोई इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है, पर बात यह है कि फेयर वैल्यू का अंदाज़ा तभी लगेगा मार्केट को जब प्रमोटर अपनी स्टेक ऑफलोड कर देंगे और उसको रिड्यूस कर लेंगे 90% से नीचे, तभी इसकी जो है एक फेयर वैल्यू हमारे सामने आएगी। अब जिन्होंने लोअर रेट पे लिया है उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आपने लकीली शेयर को लोअर रेट पे लिया है कभी, तो इस प्राइस पे अगर आप निकल सकते हैं तो एक बार बेच के निकलिए और आने वाले टाइम में इसके नीचे के रेट पे एंट्री करने का मौका आपको मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, रिजल्ट्स भी कोई खास अच्छे नहीं आए हैं और आने वाले टाइम में प्रमोटर को स्टेक भी ऑफलोड करनी है जो ऑब्वियसली प्रीमियम पे होने के चांसेस तो ना के बराबर है। अगर आपने डीलिस्टिंग से पहले लिया है तो भी आपकी कॉस्ट 335 रुपये के आसपास है। सिग्निफिकेंट गेन आपको हो रहा है 4-4.5 गुना का। यहाँ पर भी आप कोशिश करिए कि CMP पे अगर निकल सके तो एक बार निकल जाइए और वेट करिए, करेक्शन आती है स्टॉक में। अगर एंट्री करना है तो नीचे के लेवल आपको मिलने चाहिए, वहाँ एंट्री करने की सोचें। बेटर ये है कि थोड़ी क्लियरिटी ले लें प्रमोटर किस तरह से किस रेट पे स्टेक ऑफलोड कर रहा है और 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट देख लें किस तरह के रिजल्ट आने वाले टाइम में इस कंपनी के आने वाले आ सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे फंडामेंटली इस कंपनी में कोई इशू नहीं है। मैनेजमेंट पतंजलि बहुत एफिशिएंट है और नेट लेवल पर कंपनी आने वाले टाइम में डेट फ्री हो जानी चाहिए, इसके भी पूरे चांस है। मार्केट कैपिटल को देखते हुए जो डेट अभी 4-4.5 हज़ार करोड़ की है वो बहुत कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट की क्वालिटी अब काफ़ी अच्छी है। आने वाले टाइम के डेवलपमेंट्स देखने होंगे। अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप बुक कर सकते हैं और री एंट्री के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए करेक्शन का वेट करें। इस लेवल पर फ्रेश बाइंग में रिस्क रिवॉर्ड किसी भी तरह से आपके फेवर में नहीं है। फ्रेंड्स, फर्दर कोई भी क्वेरी इस पर्टिकुलर शेयर या वीडियो के बारे में हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।